Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिएगा आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो आज हमें जो फीफा के द्वारा जो बेस्ट फुटबॉलर्स होते हैं उन्हें जो अवार्ड दिया जाता है वो हम देखेंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इथोपिया की यात्रा पे गए थे। इथोपिया का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उन्हें दिया गया। फिर जॉर्डन की यात्रा पे गए तो इंडिया और जॉर्डन के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। इसके अलावा एक कौन सा ऐसा बैंक है जिसको रिसेंटली शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया गया है। शेड्यूल बैंक बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी है। तो आज के ये मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में आप लोगों को दो क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर। तो ये जो सेशन है ये आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम सभी के लिए यूजफुल है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, करेंट अफेयर्स का फ़ायदा ले सकें। और अगर पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 18th ऑफ दिसंबर, आज के दिन हम दो इम्पॉर्टेंट डेज मना रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट करते हैं माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया। ये केवल भारत में मनाया जाता है। माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बेसिकली हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं। तो इन 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं उन्हें नोटिफाई करना, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हम माइनॉरिटी राइट्स डे मनाते हैं। ठीक है, हमारे देश में कौन कौन सी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, मतलब अल्पसंख्यक हमारे यहाँ कौन कौन है। तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्ट है, पारसी हैं और 2014 से जैन भी आपको माइनॉरिटीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे देश में क्या किया गया, 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट से अलग करके एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी मनाते हैं। दुनिया भर में लोग माइग्रेंट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई सारे रीज़न होते हैं, जॉब होती है या कह सकते हो जॉब की तलाश भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आप कह सकते हो कि फ्लड हो सकती है, अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसे डिजास्टर हो गया जिसके बाद लोग माइग्रेट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये माइग्रेंट जो वर्कर हैं और उनकी जो फैमिली है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसाइड किया कि 18 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाएंगे। इसकी थीम क्या है, माइग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। तो 18 दिसंबर को हम दो इम्पोर्टेंट डेज मना रहे हैं, माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। कब हो रहा है, 18 दिसंबर को। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पीएम मोदी बिकम फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथोपियाज टॉप अवार्ड। देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप देखते रहते हैं कि अलग अलग देशों की यात्राओं पे जाते हैं, और जब अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं तो वहां पर उस कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो इन्हें दिया जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का 28 नंबर का, 28वें नंबर का टॉप अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये विश्व के पहले लीडर बन चुके हैं जिन्हें इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला है जिसका नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। अभी रिसेंटली ऑफिशियल विजिट पे गए थे अदिस अबाब, वहां पर यह अवार्ड इनको दिया गया है। पीएम मोदी पहले ग्लोबल हेड बन चुके हैं, पहले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये इनका 28 नंबर का इंटरनेशनल ओनर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे देश की एक पिक्चर है, एक मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और उस मूवी का नाम है होम बाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवी है होम बाउंड, जिसमें आपको जानवी कपूर देखने को मिलेंगी और लीड एक्टर कैटेगरी में ईशान खट्टर है, विशाल है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके डायरेक्टर है नीरज नीरज घैवान।
और यहाँ पे ये जो मूवी है होम बाउंड, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए आपके अपकमिंग ऑस्कर के लिए। तो जो 98 नंबर के एकेडमिक अवार्ड 2026 में दिए जाएंगे या फिर जो ऑस्कर अवार्ड 2026 में दिए जाएंगे, उसमें दुनिया भर से इंटरनेशनल फिल्म्स को फीचर किया जाता है। दुनिया भर से 15 इंटरनेशनल फिल्म्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनकी एक क्या बनेगी, टीम बनती है और वो टीम इन 15 पिक्चर को देखेगी और फाइनल जो पिक्चर होगी उसको शॉर्टलिस्ट करेगी। तो ये तो श्योर हो चुका है कि ऑस्कर में इसको एंट्री मिल चुकी है, मतलब ऑस्कर में शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है। अब फाइनल अवार्ड मिलेगा कि नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि होम बाउंड इसकी एंट्री आपको ऑस्कर में देखने को मिल जाएगी, वो भी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में, ठीक। नाउ बात करते हैं फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स के बारे में। तो रिसेंटली फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड सेरेमनी दोहा कतार में हुई थी, जहां पे पिछले सालों में जो बेस्ट फुटबॉलर, बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया है। बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बस हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देखेंगे, जैसे कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है ओस्माने डेम्बले को, जो कि फ्रांस के एक फुटबॉलर है। इन्हें पहले बैलन d'Or अवार्ड भी मिल चुका है। एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है जिनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एतना बोनमती, जो कि स्पेन बार्सिलोना की है। इन्हें फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये दोनों नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फीफा फेयर प्ले अवार्ड डॉक्टर एंड्रीज हरलास को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक होता है मार्टा अवार्ड और एक होता है पुस्कास अवार्ड। मार्टा अवार्ड फीमेल को दिया जाता है जो बेस्ट गोल करती हैं, बेस्ट गोल इन द व्यूमेन फुटबॉल, ठीक है। और पुस्कास अवार्ड किसे दिया जाता है, जो कि मेल कैटेगरी में बेस्ट गोल करते हैं। तो ये किसे मिला है, सेंटियागो मॉन्टिल को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और ये किसको मिला है, लिस्बeth ओबेले को मिला है, जो कि मैक्सिको की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन एंड अवार्ड्स। अब हम यहाँ पे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी आने वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, और अगर आप सोचते हैं ऐसी कोई बुकलेट हमें मिल जाए जहाँ पे 1500-2000 क्वेश्चन हमें मिल जाए, हम उसको पढ़ लें और वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास दो बूस्टर मैगजीन है आपके करंट अफेयर्स को बूस्ट करने के लिए। पहली मैगजीन जनवरी मंथ से जून मंथ तक की है और दूसरी मैगजीन जुलाई से दिसंबर मंथ तक की है, जहाँ पे 1500 प्लस 1500 टोटल 3000 एमसीक्यू आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और उन 3000 क्वेश्चन में से 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, और आने वाले सभी एग्जाम को ये कवर करती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मखाना बोर्ड के बारे में। देखिएगा, बहुत पहले घोषणा की गई थी कि नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना भारत में की जाएगी। जो मखाने होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में फॉक्सनट के नाम से जानते हैं, तो मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। और मखाना मतलब जो फॉक्सनट है, उसमें नया रिसर्च करना है, नया इनोवेशन लाना है, क्वालिटी सीड हमें देने हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है फॉर कल्टीवेशन, फॉर हार्वेस्टिंग, ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए 476 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए जाएंगे 2025-26 से 2030-31 तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 476 करोड़ रुपए की स्कीम अप्रूव की है 2025-26 से 2030-31 के लिए मखाना डेवलपमेंट के लिए। मखाना का जो कल्टीवेशन होता है वो इंडिया, चाइना, जापान में आपको देखने को मिलता है, और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मखाना प्रोड्यूसर है। और इंडिया में भी अगर आप जाओगे बिहार में, तो इंडिया का 75% जो मखाना का प्रोडक्शन होता है वो बिहार राज्य में होता है, ठीक। नाउ बात करते हैं ये नारियल के बारे में, जो कोपरा होते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिफाइन किया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो कैबिनेट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कोपरा के लिए 2026 के लिए वो डिफाइन किया है 12,027 रुपीज पर क्विंटल, ये मिलिंग कोपरा के लिए है। वही 12,500 रुपीज पर क्विंटल बॉल मतलब गोल जो होती है ना, बॉल कोपरा के लिए डिफाइन किया गया है।
यहाँ पर जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ये कंटिन्यूअसली जो आपके प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर कोपरा का प्रोक्योरमेंट करती हैं, उसे खरीदती हैं। ठीक है, तो आपसे ये एमएसपी पूछी जाती है तो थोड़ा सा एमएसपी याद रखेंगे। ठीक है, नाउ बात करते हैं। अब देखिएगा, भारत की एक हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को की भी हेरिटेज साइट है, विच इज एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपको औरंगाबाद, जिसको आज हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, ये राष्ट्रकूट और यादव राजाओं ने बनवाई थी। बेसिकली चट्टानों को काट के, बेसाल्ट रॉक को काट के इन केव्स को बनाया गया है, जिसमें हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट केव आपको देखने को मिलेंगी। और ये आपको चरंदरी हिल्स में, महाराष्ट्र में एलोरा केव्स देखने को मिलेंगी। सिमिलर यहाँ पर एक हेरिटेज साइट है जिसका नाम है पेट्रा। पेट्रा जो हेरिटेज साइट है वो आपको एक एंशियंट सिटी जॉर्डन में देखने को मिलेगी। अगेन ये रॉक कट आर्किटेक्ट है, जैसे कि एलोरा की गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी टेम्पल और टॉम्स को चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और ये भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मिलेगी। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में भी आपको 2007 से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया का जो ये एलोरा है और जॉर्डन का ये जो पेट्रा है, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो इंडिया जॉर्डन साइन पेट्रा एलोरा यूनेस्को हेरिटेज एग्रीमेंट। ठीक है, पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पिंक सैंडस्टोन क्लिफ्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया, ये तो कल्चर टू कल्चर टाई हो गया। और भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन। सबसे पहले ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है 2024 की अगर बात करते हैं, तो ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जॉर्डन है इंडिया का। इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? जॉर्डन है। ठीक है, और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ट्रेड एंड इकोनॉमी ज्वाइंट कमेटी की जो मीटिंग होगी वो 2026 में होगी। अब दोनों देश मिलके इंडिया जॉर्डन आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं अमान में। ठीक है, इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब जॉर्डन से जो लोग भारत में आते हैं उनकी ट्रेनिंग होना, तो ये जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो 35 थी, 35 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। दोनों के बीच में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। फिर कल्चर एक्सचेंज जो प्रोग्राम है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 2029 के लिए, वही एलोरा और पेट्रा हेरिटेज एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जॉर्डन ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसको हो सकता है आने वाले समय में ज्वाइन करे। ठीक, नौ बात करते हैं एक ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन थंडर किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो आंसर हो जाएगा इंटरपोल का। तो यहाँ पे जो जानवरों की तस्करी की जाती है, जानवरों को मार के उनके जो ऑर्गन पार्ट्स हैं, है ना, वो बेचे जाते हैं, उनकी खाल को बेचा जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है ये एनिमल ट्रैफिकिंग का। तो उसको यहाँ पे मतलब एक तरीके से एनिमल ट्रैफिकिंग के मार्केट को कम करने के लिए, ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए इंटरपोल ने एक ऑपरेशन रन किया था, विच इज ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर के अंदर लगभग 30,000 लाइव एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया है। ये ऑपरेशन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में था। यहाँ पे 134 कंट्रीज की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने साथ में मिलकर काम किया हुआ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एनिमल को रेस्क्यू किया गया है वो तंजानिया से किया गया है। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज एकता के बारे में। एक्सरसाइज एकता इंडिया और मालदीव्स के बीच में होने वाली एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2017 में की गई थी और अभी 8 एडिशन एक्सरसाइज एकता का आपको देखने को मिलेगा 15 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में। और ये मालदीव में हो रहा है और इंडियन नेवी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया और मालदीव के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इक्वेरियन एक्सरसाइज। ये इसका 14वां एडिशन आपको तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया और मालदीव की एक्सरसाइज, क्योंकि मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश भी है।
अब इसके अलावा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, तो कई सारा डिस्कशन होता है। एक अब यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछ लिया गया कि बताओ, आप लोग ने जो ये नक्सलवादी एक्टिविटी होती है, नक्सलाइट को क्या कह सकते हो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए या भारत को नक्सल फ्री बनाने के लिए आप क्या काम कर रहे हो। तो कई तरीके की रिपोर्ट विंटर सेशन या पार्लियामेंट में पब्लिश की जाती है। तो ये पीआईबी का डेटा है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से भारत एक समय पर रेड कॉरिडोर था, भारत में बहुत सारी नक्सल एक्टिविटी हो रही थी, और किस तरीके से भारत अब नक्सल फ्री भारत हो रहा है। तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि 2014 में 126 126 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो नक्सलाइट लोगों से भरे हुए थे, नक्सलाइट एक्टिविटीज होती थी। लेकिन अब 2025 में केवल और केवल 11 जिले बचे हैं जो कि आपको नक्सलाइट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो नक्सल एक्टिविटी होती है, मुठभेड़ होती है पुलिस की और नक्सलाइट की, तो कई बार आम लोगों की जान चली जाती है, कभी हमारे पुलिस फोर्स की जान चली जाती है। तो ये जो वायलेंस हो रहा है और लोगों की जान जा रही है, वो डिक्लाइन हुई है। इसमें कहा है 2004 से 2014 तक लगभग 1851 लोगों की डेथ हुई थी। अब ये डेटा रिड्यूस होकर 509 मतलब 73% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और वायलेंस जो इंसिडेंट्स है वो भी 53% रिड्यूस हुए हैं, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। अगर बात करते हैं कि भारत में नक्सलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको पता है कि ब्रिटिश एरा था। ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, बहुत ज्यादा जमींदार वर्ग बढ़ गए थे, बहुत सारे किसान जो थे वो लैंडलेस हो गए थे, उनके पास जमीन नहीं थी। अब जमीन नहीं होगी तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, कर्जा बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पे उस केस में क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। तो ये जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके जो है कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट बंगाल में बढ़ने लगे। और 1967 में नक्सलवादी लोगों नक्सलवरी की शुरुआत यहाँ पर की गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक्सपांशन सबसे ज्यादा आपको 1980 से 2000 के बीच में देखने को मिलता है, जब ये पहले ये एग्रीकल्चर जो सोसाइटी थी वो यहाँ पर विद्रोह कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ट्राइबल ग्रुप्स तक भी पहुंच गया और ट्राइबल मूवमेंट भी भारत में शुरू हो गया। इस तरीके से एक्सपांशन हुआ नक्सलिज्म का इन इंडिया। तो 2015 से 2005 से 2014 तक यहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पे रहा नक्सलिज्म, इसलिए इसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और झारखंड के बीच का ये जो पूरा एरिया है ये आपका रेड कॉरिडोर कहलाता है। और अब 2014 से धीरे धीरे नक्सलिज्म हमारे देश में कम हो रहा है। ठीक है। नाउ बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो जब भी आप देखते हैं, हम जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें लोन देते हैं। और आपको पता होगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आप अप टू 7.5 लाख रुपीज़ तक का लोन लेते हैं तो इस केस में आपको कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये एजुकेशनल लोन होना चाहिए, पर्सनल लोन की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया है और इन्होंने कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था एजुकेशन सेक्टर में, इस पर जो एनपीए था वो 7% से रिड्यूस होके 2% हो गया है, जो कि एक अच्छा साइन आपको देखने को मिलता है। तो ग्रॉस एनपीए ऑफ एजुकेशन लोन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लाइन शार्पली from 7% in FY 2021 to 2% in FY 24-25 according to the RBI। लेकिन आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है हमने स्टेट वाइज डेटा को यहाँ पर नहीं मेंटेन किया है, हमने केवल सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का डेटा यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है। अगर हम भारत में एजुकेशन लोन के बारे में बात करें तो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को अडॉप्ट किए हुए हैं। लास्ट अमेंडमेंट 2024 में हुआ था। अब इस मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत जो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो अप टू 7.5 लाख रुपीज तक का लोन एजुकेशन पर्पस के लिए प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए कोई भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट या फिर थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सभी लोग कवर होंगे अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडरी स्कीम। ठीक है। और अगर अगर कोई व्यक्ति है जिसको 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होम लोन की जरूरत है, तो उसके लिए एक कमिटी होती है, बोर्ड होता है बैंक्स का। वो बोर्ड अगर अप्रूव करता है और वो केस टू केस वेरी होता है, उसी केस में आप 7.5 लाख रुपए से ज्यादा लोन दे सकते हैं। नाउ बात करते हैं मुंबई का एक बैंक है जिसका नाम है मॉडल कोऑपरेटिव बैंक। इसको रिसेंटली शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है आरबीआई के द्वारा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंडक्टेड और इंक्लूडेड
Mumbai based model cooperative bank limited in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934. मतलब इसे शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है अंडर द सेक्शन 42 सब क्लॉज 6A एंड द सेक्शन 42 सब क्लॉज 6C ऑफ द RBI Act 1934. और ऐसा नहीं है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये चौथा बैंक है जिसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है. अगर हम देखेंगे तो इसके पहले विश्वेश्वरैया सहकारी बैंक पुणे, देवगिरी नागरिक सहकारी बैंक औरंगाबाद और अहमदनगर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक अहमदनगर. ठीक है, तो ये 3 बैंक हो चुके थे और चौथा बैंक आपका मॉडल कोऑपरेटिव बैंक है जिसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ऑफिशियली लिस्ट करता है बैंक्स को कि कौन से बैंक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं. शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में जब कोई बैंक आ जाता है तो वो रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाता है. सस्ती ब्याज पे उसको आरबीआई से लोन मिल जाता है अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में शामिल है. लेकिन कंडीशन है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए और आरबीआई की जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है वो फॉलो करना जरूरी है. शेड्यूल बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक होते हैं शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स. तो शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए आपका जो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो है वो मिनिमम 5% होना चाहिए आपके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का. मतलब जितना आप पैसा ले रहे हो, दे रहे हो, जितना आपका एक टोटल आउटकम बच रहा है ना बैंक में, उसका 5% आपका CRR होना चाहिए अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934. इसके अलावा जो बोला है कि आपका जो SLR है वो आपका मिनिमम 25% ऑफ NSDL NDTL होना चाहिए. तो तभी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बारे में भी आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश इमर्ज एज इंडियाज लीडिंग फ्रूट एंड फिश प्रोड्यूसर. तो भारत का सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर और भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा. कौन? आंध्र प्रदेश. ये 2024-25 के समय पे इसकी रैंक फर्स्ट है फ्रूट प्रोडक्शन में. इन्होंने 19 मिलियन टन फ्रूट का प्रोडक्शन किया था और आंध्र प्रदेश फिश के प्रोडक्शन पे भी टॉप पर है, लगभग 1 मिलियन टन फिश का प्रोडक्शन हुआ है. इसके अलावा आरबीआई ये कहता है कि इनका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का आपको मिल जाएगा. पर कैपिटा जो यहाँ पर इनकम है वो 2.5 लाख आपको मिल जाएगी. एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज आंध्र प्रदेश में लोग 70 साल तक जीते हैं, ये बात बोली है. और फीमेल में 73 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी, मेल में 68 ईयर्स. ठीक है, इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा 10th नंबर पे, जिसका स्कोर 74 आपको देखने को मिलेगा. तो ये डेटा आरबीआई ने पब्लिश किया है. ना बात करते हैं जेपी मॉर्गन के बारे में. अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है और इसकी ब्रांचेस आपको बेंगलुरु में और भारत में देखने को मिलती हैं. तो जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर रहा है जहां पे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. 2029 तक मुंबई के पवई में इसको तैयार किया जाएगा और 2 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा. सो जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है? सेटअप कर रहा है एशिया का लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन मुंबई पवई. ठीक, अंत में बातें हो जाएंगी हमारे क्वेश्चन के बारे में. कल मैंने बताया था हमारे देश के एक क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की है. ठीक है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर. किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी आपको बताना है. और वेलोद वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, किस राज्य में है, वो आपको बताना है. तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.